नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में अपना पूरा दम लगा दिया, पूरा दम दिखा दिया। नामांकन के पहले मोदी के रोड शो को लोगों ने भी आंधी में तब्दील होते देखा। करीब 2.5 घंटे के रोड शो के दौरान काशी की हालत यह हो गई कि सड़क पर पैर तो छोड़िए, तिल रखने की जगह भी नहीं बची। रोड शो के सफल होने पहले मोदी के रोड शो को लोगों ने भी आंधी में तब्दील होते देखा। करीब 2.5 घंटे के रोड शो के दौरान काशी की हालत यह हो गई कि सड़क पर पैर तो छोड़िए, तिल रखने की जगह भी नहीं बची। रोड शो के सफल होने से बीजेपी का अब सीना चौड़ा है। उसे अब काशी ही नहीं बल्कि पूरा पूर्वांचल अपना दिखने लगा है। लेकिन यहीं से बीच बहस का बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। काशी में आज जो मैजिक मोदी का चला, क्या पूरे पूर्वांचल में भी यही मैजिक नतीजों में तब्दील हो पाएगा? क्या मोदी लहर का फायदा वाराणसी के बहाने बीजेपी को पूर्वांचल की 32 सीटों पर मिल पाएगा? मोदी के भव्य नामांकन और उसके बाद बहस को आगे बढ़ाती है खास रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मोदी के लिए काशी की सीट इतनी जरूरी क्यों बन गई। मोदी ने कई बार कहा कि पूरे देश में उनके नाम की आंधी चल रही है। लेकिन आज जब मोदी नामांकन के लिए वाराणसी पहुंचे तो मोदी नाम की यही आंधी पूरे 2.5 घंटे तक काशी में सुनामी बनकर बहती रही। मोदी सुबह 10:20 पर काशी के बावतपुर एयरपोर्ट पर उतरे। करीब 25 मिनट बाद ही मोदी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए हेलीकॉप्टर से फिर उड़ चले। मोदी का हेलीकॉप्टर बीएचयू कैंपस में उतरा। मोदी के मुख्य प्रस्तावक और मदन मोहन मालवीय के पोते गिरधर मालवीय ने उनका स्वागत किया। यहां से मोदी कार से बीएचयू के गेट पर मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए रवाना हो गए। मोदी मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा के पास आए। सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त पहले गार्ड को आगे जाने के लिए कहा, फिर हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया। मोदी धीरे धीरे मूर्ति की तरफ बढ़े। मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाई, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इसके बाद बिल्कुल दंडवत की मुद्रा में मोदी ने बनारस की जनता को नमस्कार किया। एक बार नहीं, पूरे 3 बार मोदी ने दंडवत होकर लोगों को प्रणाम किया। फिर सीढ़ियों से नीचे उतरे और काफिला काशी विद्यापीठ की ओर चल पड़ा। मोदी दोबारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हेलीपैड पर आए और काशी विद्यापीठ के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए। काशी विद्यापीठ के हेलीपैड से बाहर आकर मोदी रथ पर सवार हो गए। मोदी के साथ अमित शाह, रविशंकर प्रसाद, मुख्तार अब्बास नकवी और लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मौजूद थे। बनारस के मलदहिया चौक से मोदी का रोड शो फिर शुरू हुआ। सड़क के दोनों ओर विशाल जनसैलाब नजर आया। मोदी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे। मोदी मलदहिया चौक पर सरदार पटेल की प्रतिमा के पास पहुंचे और उनकी प्रतिमा का माल्यार्पण किया।
माल्यार्पण के बाद मोदी को लगा कि लोग उन्हें ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए बिल्कुल सिर झुकाकर लोगों को प्रणाम किया। जन सैलाब के बीच से मोदी का काफिला गुजर रहा था। चारों ओर भगवा रंग में रंगा जन सैलाब था और सिर्फ एक नाम मोदी मोदी गूंज रहा था। नरेंद्र मोदी का काफिला मिंट रोड पहुंचा। मोदी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के पास पहुंचे, प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और यहां से मोदी का काफिला सीधे कचहरी की ओर बढ़ चला। मोदी का काफिला कचहरी पहुंच गया, भीड़ को यहीं रोक दिया गया। मोदी अपने वकील और प्रस्तावकों के साथ नामांकन दाखिल करने कलेक्टर के दफ्तर पहुंच गए। करीब आधे घंटे की कवायद के बाद मोदी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया और काशी में मिले अपार जन समर्थन के लिए लोगों को शुक्रिया कहने बाहर भी आए। काशी वासियों ने जो मुझे प्यार दिया है, मैं इसके लिए बहुत ही अभिभूत हूं। मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं, यहां की परंपरा को प्रणाम करता हूं। लेकिन मोदी ने जिस तरह आज काशी में रोड शो को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, उससे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि मोदी ने सियासी शक्ति प्रदर्शन के जरिए काशी में आखिर क्या साबित किया। सियासी पंडित मानते हैं कि मोदी के काशी से चुनाव लड़ने पर बीजेपी पूर्वांचल की 32 सीटों पर मजबूत हो सकती है। 2009 और 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में सिर्फ 10 सीटें ही मिल सकी थी। 2009 में पूर्वांचल के हिस्से से बीजेपी के खाते में सिर्फ 4 सीटें ही आ पाई थी। मोदी काशी से लड़कर इसी गैप को कम करना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी हो जाता है कि क्या महज भीड़ को इकट्ठा करके मोदी बीएसपी और एसपी के गढ़ में सेंध लगा पाएंगे? क्या काशी को महज भगवा रंग में रंग देने भर से मोदी पूर्वांचल की 32 सीटों पर अपना असर छोड़ पाएंगे? वाराणसी से संतोष ओझा, विपिन चौबे, रजत राकेश टंडन और शीतल राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए, बीच बहस में हमेशा की तरह बहुत बढ़िया पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है बातचीत करने के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब स्टूडियो में यहां मौजूद हैं। सुलेमान मोहम्मद साहब हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस से हमारे साथ। अमन सिन्हा बीजेपी से हमारे साथ बस कुछ ही पलों में जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा हमारे साथ न्यू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला कुछ ही पलों में जुड़ेंगे। मधु गुप्ता हमारे साथ समाजवादी पार्टी की लीडर इस वक्त दिखाई दे रही हैं, जुड़ चुकी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। हम बीच बहस में चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आज जो रोड शो हुआ, आज जो जलवा आप कह सकते हैं मोदी का काशी की सड़कों पर देखने को मिला, उस पर काशी के लोग क्या कहते हैं? काशी के लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश की हमारी संवाददाता शीतल राजपूत ने। जूम देखा लोगों का। इससे पहले आपने ये तस्वीर कब देखी है? कभी देखी? ऐसा जन सैलाब हम लोगों ने, हमारी 40 साल उम्र हो गई, मैं सिविल कोर्ट में एडवोकेट हूँ, और हम लोगों ने आज हमारे यहाँ कचहरी परिसर में कोई भी एडवोकेट अपनी चौकी पर मौजूद नहीं थे। सारे लोग निकल के सड़कों पर आ गए थे और हम 40 साल की मेरी आयु हो गई, मैंने बहुत से नामांकन देखे और वो देखा, आज तक अपने जीवन में इतना बड़ा जन सैलाब मैंने नहीं देखा था। ऐसा जन सैलाब आज तक कभी नहीं देखा आपने? हमने कभी नहीं देखा, इतना बड़ा जन सैलाब आज तक मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा, मोदी ने ये कहा नामांकन से पहले कि मैं बनारस के विकास, यहाँ की संस्कृति को आगे बढ़ाने और गंगा जो है, गंगा के लिए प्रतिबद्ध हूँ। जी हाँ, होना चाहिए, क्योंकि 1985 में यहाँ राजीव गांधी आए थे, उन्होंने भी गंगा के लिए बहुत कुछ कहा, लेकिन गंगा की दुर्दशा आज वैसे ही है, कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। अगर अब नरेंद्र मोदी से हम लोगों को काफी आशाएं हैं और हो सकता है अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो बनारस और गंगा के लिए कुछ करेंगे। वो है कि साबरमती की तरह जो है इसको भी स्वच्छ और निर्मल कर देंगे हम गंगा को। या कुछ और लोग भी, आपका क्या मानना? जिनके हाथ खुद गंदे हैं वो गंगा को क्या सुधारेंगे? और मेरा मानना यही है कि बनारस की हर एक जनता एक आम आदमी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर से आके रोड शो करके नामांकन करके चले जाना वो जनता का सेवक नहीं होता।
वो जनता का सेवक होता है जो एकदम आम आदमी की तरह जनता के साथ रहे। मतलब आप केजरीवाल की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं तो आम आदमी के साथ हूँ। ठीक, हाँ मैडम बता। नहीं, ऐसी बात नहीं। नरेंद्र मोदी एक देश के सर्वमान्य वो नेता हैं और इतनी बड़ी मतलब उनकी पर्सनालिटी है, तो जिस तरह से मतलब उनका नॉमिनेशन हुआ उससे हम लोग सब सेटिस्फाइड हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बहुत अच्छा वो था और यहाँ की जनता वो जगाड़ मतों से हमें लगता है कम से कम 2-3 लाख मतों से वो जीतेंगे। वो कम से कम 2-3 लाख मतों से जीतेंगे नरेंद्र मोदी, ये इनका मानना है। आपको नहीं 2-3 लाख से नहीं जीतेंगे। आपको क्यों लगता है? हमको लगता नहीं। यहाँ का जो कि जोशी जो सांसद है यहाँ के लिए किए क्या है ये बताइए। यहाँ के मेयर है भाजपा के, 5 विधायक है भाजपा के, यहाँ हमको नहीं लगता। इस बार तो हमको लगता है कांग्रेस जीतेगी अजय राजे। मोदी को कड़ी टक्कर कौन दे सकता है? मैडम यहाँ मोदी की टक्कर में यहाँ कोई नहीं है। अगर टक्कर कोई दे सकता था जो प्रत्याशी कुछ केजरीवाल का था, लेकिन उन्होंने दिल्ली में जिस तरह का मतलब वो किया 49 डेज में जो छोड़ के भाग गए, उससे उनका ग्राफ काफी नीचे गया है। अगर तो ये थे आम लोग बनारस के इस नुक्कड़ में मौजूद। ये शख्स भी हमारे साथ अभी जुड़े, कुछ कहना चाह रहे हैं। बनारस में मोदी जी की कोई लहर नहीं है, लहर सिर्फ मीडिया में है मोदी जी की। अरे तो तस्वीर जो सड़कों पर दिख रही थी, वो तस्वीर सब बाहर से आए हुए आदमी हैं, बाहर से मंगाए हुए हैं। गुजरात आज बनारस के इतिहास बनारस के इतिहास में आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई भी बनारस के किसी भी नागरिक से कोई अपील नहीं की गई थी, लेकिन बनारस के सारे प्रतिष्ठान लोगों ने स्वेच्छा से आज बंद कर दिए और सब लोग उनके नॉमिनेशन में शामिल थे। और यहाँ पे मतलब महिलाओं से लेके बुजुर्ग बच्चे यहाँ तक कि सब लोग मोदी बिल्कुल। मैं नरेंद्र मोदी जी के आज नामांकन से बहुत ज्यादा खुश हुआ और मुझे हम लोगों को ये पता है कि नरेंद्र मोदी जी कम से कम बनारस से यहाँ संसदीय चुनाव 3 लाख वोट से जीतेंगे। और हम लोग को ये भी पता है नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगर से बनारस के अंदर बनेगी, सांसद बनेंगे तो विकास होगा। मेरा भी यही सोच है, वो अगर यहाँ के सांसद बनते हैं तो विकास होगा। बनारस में भाजपा के सांसद, भाजपा के मेयर, भाजपा के विधायक, भाजपा के सभासद, कितना विकास हुआ है जो मोदी जी आगे कर देंगे। मुझे ये कहना है कि अभी तो ये देखिए, अभी यहाँ से केवल मोदी के सांसद से लड़ने की बात आई तो बनारस में ज्यादा 2-3 महीने पहले इतनी खराब सड़कें थी, वो चलना दूभर था। जस्ट एक मिनट और सपा की देन नहीं। और उसमें ये पिछले लास्ट 1 मंथ में बहुत सुधार हुआ, सड़कों में सुधार हुआ जो तरफ हो रहा है। और ये अगर इसी तरह चलता रहा तो बनारस बहुत अच्छा। और चलिए तो बनारस की चाय की दुकान पर, नुक्कड़ की चाय की दुकान पर ये हमारे साथ यहाँ के आम लोग मौजूद थे। इनका कहना था कि इस तरह का जन सैलाब सड़कों पर बनारस में उन्होंने कभी नहीं देखा। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना था, केजरीवाल समर्थकों का, कि ये भीड़ जो थी ये बाहर से जुटाई गई थी, जो आरोप केजरीवाल पर भी कई बार लग चुका है कि उनकी रैली में बनारस में खासतौर पर जो भीड़ जुटी है या जुटती थी वो बाहर से लाई गई है। तो आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। सबके बीच यहाँ पे हमने इन लोगों की राय जानी। कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ शीतल राजपूत, इंडिया न्यूज, वाराणसी। चलिए अब अगर विरोधियों की बात माने कि भाई मोदी ने जो मंजमा लगाया वो बाहर से बुलाए गए लोगों का था, तो इतना विश्वास रखिए कि शीतल ने जिन लोगों से बात की वो काशी के ही लोग थे, बनारस के ही रहने वाले लोग थे। उनकी रायशुमारी भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अब सवाल ये कि अगर बीजेपी की हम लोग बात कर रहे हैं और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के जलवे की हम लोग बात कर रहे हैं, तो रिएक्शन सबसे पहले कांग्रेस का होना चाहिए। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के पास जाऊंगा। सबसे पहले मधु गुप्ता, आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा। सुलेमान मोहम्मद साहब से इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि इनका वहां कुछ है नहीं। आपके पास इस वक्त लगभग 10 सीटें हैं, 10 बहन जी के पास हैं। सवाल यह है कि ये एक तरीके से पूर्वांचल को लक्ष्य करके पूरा मोदी ने वाराणसी को, काशी को चुना। कितना खतरा आप इसको देख रहे हैं? क्योंकि अमित शाह का बयान भी आ गया कि एसपी और बीएसपी का अब सफाया तय है। अनुराग जी, ये समाजवादी पार्टी के लिए बिल्कुल खतरा नहीं है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में भी प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता ने, क्योंकि जनता यहाँ की बहुत जागरूक है, समझदार है और उसने अपने विवेक से विकास के मुद्दे पर वोट किया है और समाजवादी पार्टी को अधिकतम वोट किया है, पहले से ज्यादा वोट किया है। और इस बार तीसरे चरण में वो वोटिंग कहीं ज्यादा अच्छी समाजवादी के फेवर में हुई है जो पिछली बार था उसके में। अरे लेकिन मधु जी काशी के लोग कह रहे हैं कि अपने 40 साल के रहन सहन में उन्होंने इतनी भीड़ कभी नहीं देखी जितनी आज काशी में देखी।
नहीं, देखिए भीड़ तो किसी चीज, भीड़ जमा करना, जैसे आप कहते हैं कि लहर समुद्र में आती है, पानी में आती है, और जहां आप सुनामी की बात करते हैं, सुनामी तो विनाशकारी होती है। कौन चाहता है? वो कह तो रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का विनाश कर देंगे, बहुजन समाजवादी पार्टी का विनाश कर देंगे। इस सुनामी से वो तो विनाश जनता के लिए विनाशकारी होती है। देखिए वो सांप्रदायिक शक्तियां वो जनता के लिए विनाशकारी होंगी, क्योंकि जो भाई को सांप्रदायिक शक्तियां वो जनता के लिए विनाशकारी होंगी, क्योंकि जो भाई को भाई से अलग करती हैं, ऐसी शक्तियां जो धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगती हैं, उनका बहुत नहीं ठीक रहता है। क्योंकि हमारी जनता समझदार है, जागरूक है, कोई भी धर्म जाति के नाम पर नहीं बंटना चाहता है, वो विकास के मुद्दे को देखते हैं। समाजवादी पार्टी ने पिछले 2 साल में जितना विकास किया है वो जनता के सामने है। हमारे घोषणा पत्र में जो 5 साल के कार्य थे वो 2 साल में कर दिए गए हैं, और इतना काम हुआ है कि अगर जनता विकास को देख रही है तो विकास में समाजवादी पार्टी सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा है। ठीक है मधु जी। प्रभु, आप बड़े रिलैक्स मोड में चाय पी रहे हैं, मोदी चाय की राजनीति करते हैं। आज जो उन्होंने जलवा काशी में दिखाया, क्या आप कह सकते हैं कि वो इस वक्त इतना ही रिलैक्स होकर चाय पीने की स्थिति में होंगे? जलवा तो उनका जब से शुरू किया तब से हर जगह पे, कहां पर नहीं था। मैं जहां भी गए हैं, जब पहली मीटिंग की है उन्होंने जब की थी यूपी में या पंजाब में, उससे बड़ा रिकॉर्ड अटेंडेंस कहीं भी नहीं हुआ। सवाल ये है कि ये वोटों में कन्वर्ट होता है कि नहीं आता है, उसके अंदर देखना है। वाराणसी से अगर प्राइम मिनिस्टर कोई कैंडिडेट लड़ रहा है तो वाराणसी के लोग उससे जुड़ना पसंद करेंगे, वहां के लोग बोलना भी चाहेंगे हम उनके लिए वोट दे रहे हैं, चाहे वो बाद में जाए जाति पर दें या धर्म पर दें, वो दूसरी बात है। परंतु जिस तरह से आज किया उन्होंने वहां पर, जैसे हम कहते हैं कि कोरियोग्राफ, जैसे शादियां आजकल होती हैं उसके लिए हर चीजों के लिए हायर किया जाता है, कोरियोग्राफ हायर किया जाता है, डिजाइनर हायर किया जाता है, ज्वेलर हायर किया जाता है। तो उनकी सारी रैली की जो आज उन्होंने की थी, लोग आए थे, बाहर से भी आए थे, क्योंकि उन्होंने खुद अनाउंस किया कि हर प्रदेश के लोग अपने अपने कपड़े पहन करके आएंगे। तो मोदी के कार्यकर्ता जो बाकी प्रदेशों के अंदर हैं, गुजरात से भी काफी लोग वहां जाते हैं, तो उनके प्रति एक ये है कि उनको प्रधानमंत्री चुनना है, उनको प्रधानमंत्री मानना है। ऐसे कार्यकर्ताओं के अंदर एक मैडनेस जिसे कहते हैं, पागलपंती, मैं उस शब्द में कह रहा हूं कि जुड़े हुए उनके साथ उन्होंने इकट्ठा किया और एक सुंदर शो करके दिखाया। उन्होंने कलरफुल शो किया, लोग आए, इतने लोग शायद किसी कैंडिडेट के लिए कभी आए नहीं होंगे, ना कभी आए। तो वो भी आराम से जा रहे हैं, आराम, जैसे आपने कहा मैं चाय पी रहा हूं, चाय भी पी रहे हैं, उसके बाद वो दूसरी रैली में भी चले गए। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनने का, सत्ता आने का अपना एक नशा होता है, उसके लिए वो नशा उनके अंदर दिखाई दे रहा है। कभी उनकी भाषा में दिखाई देता है, कभी लोगों में नशा दिखाई दिया आपको प्रभु? लोगों में नशा दिखाई देता है, कहीं इनके समर्थकों में। यूपी में आज दिखाई दिया थोड़ा उनका, क्योंकि कल भी दिखाई दिया जब उन्होंने कहा कि मेरी सीबीआई मेरी हो जाएगी। ये एक सत्ता का नशा है कि इस तरह की जिस सीबीआई को आप अक्यूज कर रहे हैं कि पॉलिटिकली यूज होती है, उस सीबीआई को कहना कल से मेरी हो जाएगी, इसका मतलब आप भी पॉलिटिकल यूज करेंगे। तो इस शब्द के जब नशा ज्यादा चढ़ जाए, कई चीजें जो नहीं कहनी चाहिए वो कह देते हैं। अभी तो ये मैं अमृतसर में कल था, उससे पहले कहीं और गया। अमृतसर के अंदर तो ऐसा लगता था जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर आने वाला है, उसके लिए तैयारी हो रही थी। 1600 पुलिस वाले रिहर्सल कर रहे थे, डमी एक मोदी साहब गाड़ी में बिठा रखे थे, डमी गाड़ियां चल रही थी, सारी सड़कें बंद कर रखी थी उन्होंने एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली। तो इस तरह से वहां पर जिस तरह से तरीका बनाया जा रहा है, लोग ये मान करके चल रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो वाराणसी में अगर ये नहीं मानेंगे लोग तो फिर क्या मतलब होता है? जो आज हुआ है ये स्वाभाविक था, वो होना चाहिए था, परंतु रिजल्ट बताएगा 16 मई को कि जितना उमड़ाव आज हुआ है उतना होता है कि नहीं होता है। अगर 3 लाख की बात करें लोग कुछ उनके समर्थक, तो राहुल गांधी या कुछ और लोग ऐसे यूपी में 4 लाख से जीते हुए हैं, तो 3 लाख तो कम होता है। उनका रिकॉर्ड बनना चाहिए सारे हिंदुस्तान के अंदर। पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है, अगर मोदी रिकॉर्ड नहीं बनाते, सबसे ज्यादा वोटर से जीतते, तो वो प्रधानमंत्री का कद थोड़ा छोटा हो जाता है उसके बाद। जितना इन्होंने उनका कद बढ़ाया है, वोटों का जो उसके अंदर जो डिफरेंस होगा वो डिसाइड करेगा कि उनका कद कितना है। उनका कद कितना है। बहुत अच्छी बात कही अमन सिन्हा। कितने रिकॉर्ड से मोदी जीतने जा रहे हैं? 2.5-3 लाख से अगर वो जीतते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी जीत नहीं होगी। प्रभु कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री के कैंडिडेचर है मोदी, तो फिर उनको एक रिकॉर्ड कायम करना चाहिए जीत का काशी से। मोदी जी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। बाकी भारी? जो लोग हैं वो, जो भी लोग हैं वो खाली या तो अपनी पब्लिसिटी के लिए कंटेस्ट में अपने आप को दिखा रहे हैं, या फिर एक लूजर जो हारे हुए प्रत्याशी की लड़ाई वो लोग कर रहे हैं। जो आज जन सैलाब, जन समर्थन मोदी जी को मिला,
बनारस में अप्रत्याशित था और मुझे वहां से खुद फीडबैक मिला इंडिपेंडेंट सोर्सेज से भी और लोगों ने कहा, आपके रिपोर्टर भी अभी दिखा रहे थे, मैं ऑडियो सुन रहा था उस समय, कि लोगों ने कहा कि इतिहास में कभी भी इस तरह का रोड शो या ऐसा जन सैलाब नहीं उमड़ा था। तो मुझे लगता है क्लियरली दर्शाता है कि जो मोदी जी का जो जलवा कहिए, वेव कहिए, उनके लोगों में जो उनके प्रति प्रेम है वो कहिए, अमन सिन्हा साहब, ये वेव, ये जलवा, ये सुनामी, ये लहर, ये हवा केवल काशी में रहेगी या फिर पूर्वांचल में भी चल पाएगी? क्योंकि एक बाकायदा स्ट्रेटेजी के तहत काशी चुना गया है, पूर्वांचल की 32 सीटों पर नजर है, 2 से किस तरीके से ये 30 तक पहुंचानी है इस पर नजर है, 12 सीटें बिहार की लगती हुई हैं पूर्वांचल से, उस पर नजर है। तो क्या ये पकड़ जो आप काशी में बना रहे हैं ये पूर्वांचल और बिहार में बन पाएगी मोदी के नाम पर? नहीं, जरूर दिखेगी। और आपका चैनल तो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह एक्सटेंसिवली कवर भी करता है और जमीन पे भी जाके अपनी स्थिति देखी है। भाजपा की स्थिति में बहुत इंप्रूवमेंट है और जब से मोदी जी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा ने आगे किया है तब से ये एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। और मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, जो बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि जब मोदी जी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए तय किया भाजपा ने, उसके बाद 5 असेंबली में इलेक्शन हुए और हर 5 में से हर 4 सीट जो है 80% सीटें वो भाजपा ने जीती हैं, जो कि अप्रत्याशित है। कांग्रेस तो उसके पास जो है 1/10 भी सीट्स नहीं रह गई जो पिछली असेंबली में से। नहीं, अटल बिहारी साहब के समय में 24 आपके पास थी, फिर बाद में आपके हाथ में भी कुछ नहीं रह गया, अब सिर्फ 4 सीटें आपके हाथ में रह गई। उसके बाद इंप्रूवमेंट कैसे होगा? ये तो बहुत बड़ी दरार पार्टी है अमन सिन्हा साहब। 56 एक टाइम में 56 थी। मेरा ऑडियो थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं आपको गुजारिश करूंगा अगर मेरी बात समाप्त होने के बाद बोले तो मैं सुनने की स्थिति में हूंगा। तो हर 5 में से हर 4 सीट भाजपा के पास गई और कांग्रेस के पास उसकी 1/10 फ्रैक्शन ऑफ सीट भी नहीं थी। तो और उसके बाद आप देखिए किस तरह का जनसैलाब मोदी जी की सभाओं में उमड़ता है। और मान लीजिए कहीं कोई आरोप लगाता है कि कुछ मैन्युफैक्चर किया गया है, पर क्या लोगों के जोश को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है? क्या इमोशन को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है? क्या जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, जिस तरह से लोग बाहर निकल के आए इतनी धूप और गर्मी में, क्या वो ऑर्केस्ट्रेटेड और मैन्युफैक्चर्ड हो सकता है? नहीं, ये जो है मतलब इट इज टेकिंग इट टू फार। और मैं ये समझता हूं कि लोग अगर रियलिटी को एक्नॉलेज करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर वो आंखें मूंद लेंगे या डिसमिसिव हो जाएंगे, उससे वास्तविकता नहीं बदलेगी। जी ठीक है, अब आप की बात खत्म हुई अमन सिन्हा। मैं फिर वही सवाल पूछूंगा कि 32 में से 24 में से 4, अब कैसे लगेगा बेड़ा पार? देखिए, जो पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार है, ये हमारे दोनों मेजर गेन स्टेट्स हैं और हम लोगों का अपना भी इंटरनल ये असेसमेंट है कि मोदी जी की लोकप्रियता अगर किन्हीं 2 प्रदेशों में सबसे ज्यादा है तो वो उत्तर प्रदेश और बिहार है। पार्टी ने सोचा कि अगर मोदी जी बनारस, जो कि केंद्र है पूर्वांचल का, अगर वहां से वो लड़ेंगे और बिहार की और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं उन पे वो अच्छा प्रभाव डालेगा और इसी वजह से पार्टी ने उनका नाम वहां से आगे किया। और आप देख रहे हैं कि जितने भी सर्वेज आ रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, सब में जो है जनरली हम लोगों को उत्तर प्रदेश में भी 50 से ऊपर सीटें मिल रही हैं कम से कम, जितने भी सर्वे आए हैं। और बिहार में भी हम लोग बहुत बढ़िया गेन कर रहे हैं और मेरी उम्मीद है कि बिहार में भी हम लोग 30 के ऊपर सीटें ले आएंगे। ठीक है, एनके सिंह साहब आपके पास में आऊंगा, लेकिन सुलेमान मोहम्मद साहब आपसे एक अहम सवाल। आज जिस वक्त नामांकन चल रहा था, रोड शो मोदी साहब का चल रहा था, उस वक्त अरविंद केजरीवाल अपने 7-8 समर्थकों के साथ, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एकांतवास में थे। अजय राय कहां थे? अजय राय हमारी पार्टी के वहां कैंडिडेट हैं, वहां पर अपनी जो उनकी कोई ऐसा थोड़ी था कि नरेंद्र मोदी जी अगर पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं 2-2.5-3 किलोमीटर का सफर तय करके कलेक्ट्रेट तक जा रहे हैं, तो उन्होंने पूरे बनारस लोकसभा में कर्फ्यू लगा दिया है कि अजय राय जी कहीं और जा ही नहीं सकते। अजय राय जी कहीं ना कहीं कैंपेन पे होंगे, सबसे बड़ी बात। और जहां तक ये जन सैलाब आपने दिखाया और चैनल के माध्यम से, जैसा कि प्रभु चावला जी ने कहा, मैं अग्री करता हूं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्ट्रियल नॉमिनी है भारतीय जनता पार्टी के, तो नेचुरली एक सपोर्टर्स उनके भारतीय जनता पार्टी के इतने तो आने ही थे। और जिस तरह की इन्होंने एक वेव और सुनामी की बात चल रही है, बीजेपी कहते हैं कि सुनामी है, और यूपी में अभी कह रहे थे सिन्हा साहब के 50 सीटों से ज्यादा ला रहे हैं, और सबसे ज्यादा अगर प्रभाव है, लोकप्रिय है, तो यूपी और बिहार में है। गुजरात को भी भूल गए वर्मा साहब, वो कह रहे हैं यूपी और बिहार में ज्यादा लोकप्रिय हैं।
तो मेरा ही कहना है, ना ही कोई वेव है ना कोई सुनामी है। वो तो खैर आपके प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, लेकिन आप जो प्रायोजित भीड़ की बात करें तो मैं आपको याद दिला दूं कि जिस वक्त अमेठी में राहुल गांधी पर्चा दाखिल करने गए थे तब भी उन पर यह आरोप लगा था कि अमेठी में जो जन सैलाब था वो भी जो है प्रायोजित था। अब देखिए, ये तो अभी जैसे कि प्रभु चावला जी ने कहा कि 3.5 और 4 लाख वोटों से राहुल गांधी जी पहले चुनाव जीते हैं, और इस तरह का अगर जन सैलाब है तो जब नतीजा आएगा चुनाव का 16 मई को तो अंदाजा हो जाएगा किसको कितना वोट मिला, कितने लोकप्रिय रहे। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ एग्जिट पोल्स और सर्वे से अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पहले ही जीता मान चुकी है तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इस तरह जिस तरह की बयानबाजी बीजेपी के प्रवक्ता और लीडर कर रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी को, बहुजन समाज को, सबको पैकअप कर लेना चाहिए और वोट भी डालने नहीं जाए क्योंकि वो जीत चुके। ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। ठीक है, सुलेमान साहब आपके पास लौटेंगे। एनके सिंह साहब, एक खूबसूरत जवाब देना चाहूंगा। मैं अमन जी आता हूं मैं आपके पास। बोलिए अमन जी, बोल दीजिए अपनी बात। नहीं, पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि ये असेसमेंट जो है ये किसी सर्वे और एग्जिट पोल पे बेस्ड नहीं है। हाँ। मैं तो इलेक्शन रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं जी। मैंने जब बोला कि असेंबली में हर 5 में 80% सीटें भाजपा जीती है, 2008 में भी आप ऐसी स्वीप करा था, 9 में हार गए थे। इंडिपेंडेंट और माइनॉरिटी, इंडिपेंडेंट और जो छोटे दल हैं उनके भी पीछे चली गई है, तो ये कांग्रेस के इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए बात है। फिर भी हमारे मित्र अगर वास्तविकता से अपना सामना नहीं करना चाहते तो ना करें, ये उनकी इच्छा है, पर जो वास्तविकता है उससे वो बदल तो नहीं जाएगी। दूसरी बात इन्होंने कही कि कर्फ्यू लगा दिया, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, देखिए आप बीच में ना बोले, मैंने आपको रोका नहीं था। ये जो आपने ये भी देखा कि बनारस के लोगों ने वॉलंटेरियली, स्पॉन्टेनियसली खुद कहा कि भाई हम जब तक मोदी जी पर्चा नहीं भरेंगे तब तक हम लोग अपनी दुकानें, अपने प्रतिष्ठान बंद करके और उनके साथ उन सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए उनके समर्थन में हम लोग साथ रहेंगे। और इसीलिए कई सारे इलाके जी। अमन जी के ऑडियो में कहीं कुछ प्रॉब्लम आया है। एनके सिंह साहब, माफी चाहूंगा आपसे क्योंकि आपको जल्दी जाना था, लेकिन अब मैं पूरे 5-6 मिनट आपको देता हूं एक खूबसूरत विश्लेषण के लिए कि काशी ही क्यों, पूर्वांचल पर निशाना बड़ी खूबसूरती से साधा गया है। धर्म का केंद्र कह लीजिए, प्रभु जी आपके पास आते, धर्म का केंद्र कह लीजिए, दशाश्वमेध घाट हो, काशी विश्वनाथ हो, धर्म के हिसाब से पूर्वांचल का केंद्र है। शिक्षा एक अहम मुद्दा है, स्वास्थ्य एक अहम मुद्दा है, बीएचयू पूर्वांचल का केंद्र है शिक्षा के मामले में अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के किस तरीके का ये समीकरण रहेगा मोदी के लिए, पूर्वांचल की 32 सीटें और पूर्वांचल से रखती हुई बिहार की सीटें? देखिए, आज जो भी कुछ हुआ है वो एक ऑर्डिनरी इवेंट को किस तरह से मेगा इवेंट बना दिया जाता है, ये कोई बीजेपी और मोदी से सीखे। बड़ी खूबसूरती से उन्हें नॉमिनेशन होना था, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन आज उसको 8 घंटे से टेलीविजन चैनल्स पे चल रहा है कि कोई जैसे बहुत बड़ी बात हो गई है। और वैसे हुई भी है, 2.5 लाख लोग अगर एक साथ मोबाइल रहते हैं तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये क्रिएट किया गया, ये पूरा का पूरा घर से सारे लोग तो आए नहीं। अगर 2.5 लाख और इनके घर वाले सब वोट दे दें तो प्रभु चावला जी की जो है वो पूरी हो जाएगी कि रिकॉर्ड मतों से मोदी जी? नहीं, 2.5 लाख से नहीं है, वहां पे करीब 16 लाख का वो है टोटल इलेक्टोरेट है। 2.5 लाख से नहीं होगा, लेकिन 2.5 लाख में बाहर से भी लोग आए हैं। और इसमें मोदी जी ने बड़े खूबसूरती से एक बात की, जो प्रभु जी ने बड़ा अच्छा कहा, पावर के साथ जुड़ने का हर आदमी को शौक होता है, भले वो घर जाके वोट किसी और को दे, लेकिन प्रधानमंत्री के उसमें वो भी चेहरा दिखाने जाता है, इसलिए कि पड़ोसी ये कह सके कि अच्छा ये भी मोदी के साथ हैं और मोदी के कनेक्टेड हैं। तो ये पावर स्ट्रक्चर की अपनी प्रॉब्लम है कि बहुत लोग उससे जाते हैं, भले वोट दे चाहे ना दे। तो ये 2.5 लाख लोग उसमें से थे। वैसे बनारस में 50,000 लोग पान खाने हमेशा बाहर रहते हैं, ये बनारस का कल्चर है। तो एक तो ये बात है, मोदी जी ने बड़ा इमोशनल कॉर्ड आज टच किया है। जब आपने देखा कि वो इलेक्शन उसके पहले, नॉमिनेशन के पहले इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने जैसे कि लगा कि गीता का प्रवचन हो रहा हो, उन्हें आत्मा और नैनम छिद्दति शस्त्राणि नैनम दहति पाव का टाइप का भाव ले लिया और कहा कि न तो मुझे बुलाया गया है, न किसी ने भेजा है, अगर भेजा है तो गंगा माँ ने मुझे बुलाया है। जैसे लगा कि आत्मा की बात कुछ कर रहे हो। तो एक तो वो इमोशनल कॉर्ड टच करना था। फिर उसके बाद अनुप्रास अलंकार जो हिंदी में होता है, बड़ा अच्छा उन्होंने बताया कि वरणनगर में पैदा हुआ, वडोदरा में कर्मभूमि रही और वाराणसी में इलेक्शन, मतलब यहां वाराणसी में मां की गोद में आ गए हैं, वहां से उन्होंने ये पूरा किया। उसके बाद अंबेडकर को टच किया, सारे देवी देवताओं को, शंकर को भी टच किया, हनुमान को भी टच किया। तो जो पूरा उतनी ही देर में उन्होंने हर उस एस्पेक्ट को टच कर लिया जिससे कि कहीं ना कहीं इमोशनल कॉर्ड्स आपके झंकृत होते हैं।
तो ये एक अपने आप में लेकिन ये इमोशनल कॉर्ड उन्हें पूरे पूर्वांचल के झंकृत करने, उसमें कितने सफल हो पाएंगे? नहीं, देखिए पूर्वांचल में एक चीज है कि गैल्वेनाइज किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो $1 मिलियन क्वेश्चन मेरे ख्याल से प्रभु जी ज्यादा अच्छा बताएंगे अपने अनुभव के हिसाब से, एक पहला टर्निंग पॉइंट होगा कि क्या डीपली कास्ट रीडन सोसाइटी में क्या वो ट्रांसेंड कर रहे हैं और यादव भी क्या उनको वोट देगा, क्योंकि कैरेक्टर रहा है वहां पे, 4 कॉर्नर कंटेस्ट है और हर कास्ट का एक नुमाइंदा वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम लेके खड़ा है। समाजवादी पार्टी यादव की है, बहुजन समाज पार्टी दलित की है और दोनों मुस्लिम के वोट पे सर्वाइव करते हैं विनेबिलिटी के लिए। तो देखना यह है कि इसको ट्रांसेंड करके क्या कास्ट कंपोजिशन को से बढ़ के क्या मोदी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बेस ले पाते हैं। अगर ये करते हैं तो भारत में एक टर्निंग पॉइंट होगा, जो कि पिछले 20 मोदी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बेस ले पाते हैं। अगर ये करते हैं तो भारत में एक टर्निंग पॉइंट होगा, जो कि पिछले 20 साल से लगभग खत्म हो चुका है। 1990 से यह सिलसिला शुरू हुआ, रीजनल पार्टीज का इमरजेंस जो कास्ट बेसिस पे था वो रहा। तो अगर ये कर पाते हैं, वो मुझे लगता है कि इस पे प्रभु जी ज्यादा अच्छा बोलेंगे, लेकिन ये टर्निंग पॉइंट होगा कि क्या वाकई जब वो घर जाता है, यहां से जब इस मलदैया से जब चला और 3 किलोमीटर जाके कचहरी तक पहुंचा, वो भीड़ आपकी बात को टैली करती हुई ब्रेकिंग न्यूज इलेक्शन अपडेट हमारा चल रहा है। 5 बजे तक राजस्थान का वोटिंग प्रतिशत जो है वो केवल 51% है। एनके सिंह साहब, राजस्थान में अभी अभी वसुंधरा राजे सरकार आई है। पिछली बहस में प्रभु जी ने 5वें चरण में ये सवाल उठाया था जब उत्तर प्रदेश में कम वोटिंग हुई थी कि अगर मोदी वेव है तो फिर ये प्रतिशत निराशाजनक है। बड़ा अच्छा सवाल है कि अगर ये वेव है तो घर से लोग निकल के वोट क्यों नहीं दे रहे? क्या ये नुमाइश वाले तो नहीं है जो नुमाइश देखने आते हैं, छतों पे खड़े हो जाते हैं या भीड़ में घुस जाते हैं? तो कहीं ये नुमाइश है तो फिर खतरा है, लेकिन अगर नुमाइश नहीं है तब ये कहा जा सकता है कि इलेक्टोरल टर्नआउट बढ़ा क्यों नहीं। और अगर बढ़ता है 1-2% में, मैं नहीं कहता, क्योंकि कॉन्शियसनेस इलेक्शन प्रोसेस से बढ़ी है, ट्रस्ट बढ़ा है इलेक्शन सिस्टम में, तो इसलिए भी लोग आते हैं। लेकिन अगर ये 70 जा रहा है, अभी हाल में आप देखिए एक सर्वे आया है कि वर्ल्ड की डेमोक्रेसीज में एवरेज टर्नआउट 69.9% का रहा है। तो अगर भारत में ये वही 50-60 है तो मुझे नहीं लगता कि कोई लहर की बात कही जाएगी। बिल्कुल। प्रभु, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मैं बार बार कोई बीजेपी के नॉमिनी बार 80% सीटें गिनाते चले जा रहे हैं। किसी ने चैलेंज नहीं किया। वो समझते हैं कि बाकी पैनल में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर दिल्ली के अंदर 70 में से 32 सीटें आई तो 80% बनता है क्या? ये 234 में से मध्य प्रदेश के अंदर 163 आई, ये 80% बनता है क्या? 200 में से 161 जो आई है सिर्फ राजस्थान में, जहां 80% बनता है, और वहां पर जो छत्तीसगढ़ के अंदर 90 में से 49 सीटें आई, ये 80% बनता है क्या? ऐसे बोले जा रहे हैं 80% सीटें, 80% सीटें। सवाल है कि आज भी वोटिंग टर्नआउट जो हुआ है, जहां अर्बन बेंगलोर के अंदर पिछली बार टर्नआउट कम हुआ, बॉम्बे में आज बहुत कम हुआ, जहां पर अर्बन लोग जो कहते हैं डेवलपमेंट, विकास, पढ़े लिखे लोग उनकी बात कर रहे हैं, सबसे कम वोटिंग टर्नआउट वहां हो रहा है असेंबली के मुकाबले में। लोग लोकल लोगों को चुन रहे थे, वो मोदी के लिए नहीं आए थे वहां पर चुनने के लिए। आज मोदी को चुनने के लिए लोगों को जाना है। पिछली बार वसुंधरा राजे को चुनने जाना था, डॉक्टर रमन सिंह को चुनने के लिए जाना था, शीला दीक्षित को हराने के लिए जाना था, उन्हें वहां पर जाकर शिवराज चौहान को जिताना था, इसलिए वहां पर टर्नआउट ज्यादा हुआ। आज जब मोदी को चुनने की बारी आ रही है तो 1979 का इलेक्शन हुआ, 84 का इलेक्शन हुआ, 1957 के अंदर 62% वोट पड़े थे। अभी ये एनके सिंह बुचका कह रहे थे कि अगर 60% 65% वोट एवरेज होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मोदी एक सबसे पॉपुलर लीडर हैं क्योंकि एक क्रिएशन किया, मीडिया के अंदर हाइप क्रिएट की, इसलिए वो पॉपुलर लीडर हैं। और क्योंकि कांग्रेस के पास कोई नेता है नहीं, राहुल अभी भी खड़े नहीं हुए हैं चुनाव के अंदर जिससे उनको पॉपुलर नेता माना जाए। प्रियंका अगर चुनाव लड़ जाती वाराणसी में, शायद कौच सीन बदल जाता। पर सवाल ये कहना कि आप एक हाइप क्रिएट कर देते, अभी कह रहे हैं 80% सीटें हमने जीती हैं, 80% सीटें ऐसे नहीं जीती हैं, इस तरह से प्रचार करके मोदी सबसे पावरफुल है, मोदी सबसे पावरफुल है, उनको केवल पूर्वांचल मिला है। सीटें अगर ज्यादा जीतनी है आपको तो वेस्ट में क्यों लड़ते? महाराष्ट्र के अंदर वोटिंग आज कम हुई है। अगर गुजरात में 26 सीटें हैं, महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें हैं और उसके पास राजस्थान है, उससे वहां से चुनाव लड़ना चाहिए था। जहां जीता हुआ बीजेपी का कैंडिडेट हो उसको हटा करके आप चुनाव लड़ने जाएं, वो भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो ब्राह्मण डोमिनेटेड हो। ब्राह्मण को उठा करके आपने बैकवर्ड मोदी को वहां खड़ा कर दिया, आपने राजनाथ जी को भी ब्राह्मण हटा के खड़ा कर दिया, आपने जो है सरदार को अमृतसर से हटा करके एक ब्राह्मण खड़ा कर दिया। ये कास्ट इक्वेशन जो एनके सिंह कह रहे थे, मैं कह रहा हूँ कास्ट इक्वेशन क्या विकास को यहाँ मुद्दा नहीं बनाया गया। आपने जिस तरीके से कहा कि जातिगत राजनीति क्षेत्रीय पार्टियां करती रही है, मोदी अगर
काशी में विकास का मुद्दा लेकर के आए हैं। पूर्वांचल को कितना प्रभावित उनका ये मुद्दा कर पाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलते हैं तो आप देखिए कि सेंट्रल यूपी में खुलते हैं, पश्चिमी यूपी में खुलते हैं, ये फिर भी अछूता रह जाता है। क्या ऐसे में मोदी के विकास का मुद्दा यहां पर क्लिक कर पाएगा? फायदा मिलेगा मोदी को? नहीं, मोदी देखिए एक ऑरा क्रिएट किया है, लार्जर देन लाइफ अपनी इमेज बनाई है, ये सारी बातें सही है, लेकिन अंत में जब हम देखते हैं तो एक महीने में आप देखिए पॉलिटिकल डिस्कोर्स जिस तरह नीचे आया है, फिर वही कम्युनल कास्ट इन चीजों में बट गया है। ऐसे में शार्प एंड डिवाइड हैं, तो क्या मुलायम सिंह मायावती के वोट कहीं इधर शिफ्ट हो जाएंगे? मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा हो पाएगा। इमेज बनाना एक अलग बात होती है, उस इमेज से लोग आते हैं घर से बाहर और देखते हैं, ये भी सही है, लेकिन ये कन्वर्ट होगा इलेक्टोरल गोल में। याद रखिए बीजेपी का जो पीक वोट था वो 1998 में था, वो 25% था, उसके बाद से घटता हुआ 18% पे आ गया है। हर तीसरे वोटर ने बीजेपी को छोड़ दिया है। ऐसे में अगर कॉन्स्पिक्युअसली लग भी रहा है तो क्या ये इलेक्टोरल गेन में और सीट के उसमें कन्वर्ट होगा? मुझे अभी भी लग रहा है कि ये जो तमाशबीन है, तमाशबीन से हम एसेस करेंगे, एनालाइज करेंगे तो शायद सही एनालिसिस नहीं हो पाए। ठीक है, एनके सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आप व्यस्त हैं, आपको कहीं जाना है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ प्रभु बने हुए हैं, सुलेमान मोहम्मद बने हुए हैं, मधु जी हमारे साथ हैं, अमन सिन्हा हमारे साथ हैं। एक बार आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि काशी के वकीलों का आज मोदी का जो रोड शो रहा, जो जलवा रहा, उस पर क्या कहना है। कितने सारे वकील अपना काम धाम छोड़ के अनऑफिशियली इन्होंने बाइकआउट किया है अपने कचहरी का, अपने कोर्ट का, और वो यहाँ पर इंतजार वो भी बेसब्री से कर रहे हैं। हालांकि इन्हें साइड में जो बैरियर्स है उसके साइड में किनारे रखा गया है। इनसे बात कर लेते हैं। बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, कितनी उत्सुकता है नरेंद्र मोदी को? बहुत ज्यादा उत्सुकता है विपिन भाई। और सबसे पहली बात ये बता दें, लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी बाहर के प्रत्याशी हैं, बाहर का प्रत्याशी नहीं, जो भी काशी में आता है वो यही का हो जाता है, यह काशी का आता है, यहाँ का हो जाता है। आप लोग काम धाम नहीं कर रहे हैं, काम धाम छोड़ के सब खड़े हैं, आज काम नहीं होगा क्या? एडजस्ट कर लिए हैं, हम लोग काम रोज करते हैं, आज मोदी को देखने के लिए हम लोग रोज डेली काम होता है। काम हमको जो करना था हमने काम पूरा निपटा करके तब आज मोदी के समर्थन में और यहाँ पर चले आए हैं। तो रोज तो काम होता है, काम हमने कहाँ छोड़ा है? कौन कहा वकीलों ने काम छोड़ा? इस समय टाइम देखिए, वर्किंग आवर करीब करीब खत्म होने वाला है, लंच पीरियड में हम लोग। तो माना जाता है कि वकील तो किसी पार्टी का नहीं होता, आप सब भाजपाई लग रहे हैं मुझे। भाजपाई है क्या? ये मेहमान नवाजी का बात है, ये मेहमान नवाजी की जा रही है। जो भी आता है केजरीवाल, आपके अंदर भी वही खून है जो हमारे अंदर है। हम लोग सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो हम लोग को वोट देने से और समर्थन देने से कोई रोक नहीं सकता है। कि मोदी के आने के बाद तस्वीर बदलेगी, वाराणसी और देश की तस्वीर बदलेगी। यही सोचा कि काशी की नहीं पूरे देश की तस्वीर बदलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। पूरे भारत की तस्वीर नरेंद्र मोदी साहब बना रहे हैं, जीतते हैं, बनारस पे रहेंगे। एक एक करके बात करते हैं। केजरीवाल भी कल नामांकन किए थे, क्या इसकी तरह का उत्साह आप लोग ऐसे इंतजार कर रहे थे? कल उनका भी इसी परिसर में कल वो आए थे। नहीं, केजरीवाल जी का इंतजार हम लोग नहीं कर रहे थे, हम मोदी जी के लिए हैं और मोदी जी ही हमारे पीएम बने। ये हमारी काशी से सारी जनता जो है चाह रही है कि हमारा पीएम जो चुना जाए वो काशी से चुना जाए, काशी से चुना जाए। लेकिन इससे पहले मुरली मनोहर जोशी थे, वो भी अच्छे मतों से यहाँ पर जीत हासिल करते आए हैं, यहाँ के लोकल हैं वो। आपको लगता है कि उनसे बेहतर प्रत्याशी साबित होंगे, एक बेहतर कैंडिडेट, एक बेहतर नेता साबित होंगे वाराणसी के अगर कंटेक्स्ट में बात करें तो? वाराणसी के लिए मोदी बहुत बढ़िया रहेंगे, देश के लिए। चले तो काशी के वकील भी मोदी के रंग में रंगे नजर आए। सुलेमान मोहम्मद साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ठीक है, जलवा है, जादू है, भीड़ है, वो काशी की है, प्रायोजित है। सवाल ये उठता है कि आपको नहीं लगता कि मोदी का ये जलवा कहीं काशी तक सीमित न रह जाए, जैसे राहुल का अमेठी तक है, सोनिया जी का जो है वो रायबरेली तक है। आप यूपी में कुछ नहीं कर पाए, उस जलवे का आपको कोई फायदा यूपी में नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि मोदी को काशी वाला जो फायदा है वो पूर्वांचल में मिलेगा या काशी तक ही वो सीमित हो जाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में 2009 में कांग्रेस 21 सीटें लाई थी यूपी से, और उसमें राहुल गांधी जी ने कैंपेन किया था, सोनिया गांधी जी ने कैंपेन करी, लेकिन वो उम्मीद से बहुत कम थी। कांग्रेस पार्टी वो उम्मीद से बहुत कम थी, निराशाजनक। नहीं, हमारा इंप्रूव हुआ था। 11 से हम 21 लाए थे, हमारा वोट बैंक भी परसेंटेज भी बढ़ा था। आपके हिसाब से 50% इंप्रूवमेंट हो गया? नहीं, ये मैंने नहीं कहा आपसे, मैंने कहा 11 सीटों से हम 21 सीटें लाए थे। और उसके साथ साथ राहुल जी ने भी कैंपेन किया था, सोनिया जी ने भी कैंपेन किया था, और उस कैंपेन पे जो उनका असर रहा, जो उनकी इंप्रेशन रहा वोटर्स पे, उन्होंने वोट किया। कांग्रेस पार्टी 206 सीटें लाई और सरकार बनाई। जहां तक इस चुनाव की बात है, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी की पूरी कैंपेन प्लान करी गई है, बड़ी खूबसूरती से
डेवलपमेंट 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 का पहले स्लोगन दिया, एक पूरा मुखौटा लगा दिया डेवलपमेंट का मोदी जी के चेहरे के थ्रू, और उसके बाद जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ी। मोदी सुनेंगे तो कहेंगे कभी सुलेमान मोहम्मद साहब गुजरात गए आप? नहीं, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। तो जैसे जैसे कैंपेन प्रोसीड करा, चौथा, पांचवा और छठा फेज आया, उसी तरह उनकी जो असल चेहरा है वो सामने आता गया। जिस तरह के बीजेपी के 4-5 लीडर्स ने, गिरिराज सिंह जी ने, अमित शाह जी ने और विश्व हिंदू परिषद के तोगड़िया जी ने या कदम साहब ने शिवसेना के, इन लोगों ने जिस तरह की बयानबाजी करी, उससे उनका असली चेहरा सामने आ गया। जो उनकी हार्ड लाइनर इमेज है वो बिल्कुल क्लियर हो गई। जहां तक पूर्वांचल की सीटों की बात है और मोदी जी के बनारस से नॉमिनेशन फाइल करने की बात है, चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर कांग्रेस के भी अजय राय जी चुनाव लड़ रहे हैं जो वहां से 5 बार विधायक हुए। वहां अरविंद केजरीवाल जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में मुरली मनोहर जोशी जी 17,000 वोटों से मुख्तार अंसारी साहब से जीते थे और मुख्तार अंसारी जी ने विड्रॉ कर लिया। एक बड़ा मुस्लिम वोट वहां पर है, 3 से 4 लाख के बीच में। बनारस अजय राय के पक्ष में डील हुई है क्या कोई? नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं कि वो वोट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के लीडर टीवी चैनल्स पर, उसके अलावा भी मंचों से बीजेपी के लीडर जिस तरह बयानबाजी करते हैं, ऐसा लगता है। मुरली मनोहर जोशी के कभी इस तरीके का जलवा देखा नहीं गया वहां काशी में जो आज मोदी का देखा गया। 17,000 से उसके बावजूद वो जीते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी प्रभु चावला जी ने कहा, एनके सिंह साहब ने कहा कि जिस तरह की लार्जर देन लाइफ इमेज को प्रोजेक्ट किया गया नरेंद्र मोदी जी के, लोगों को मिसलीड करने के लिए कि हम स्वीप कर रहे हैं, हम 50 में से 60 सीटें ला रहे हैं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं बीजेपी के सारे लीडर्स का कि वो ये नहीं कह रहे कि हम 80 में से 80 सीटें जीत रहे हैं यूपी में। मुझे ये खतरा ये है कि अगले फेज के बाद कहने लगे 80 में से 80 सीटें। अमन सिन्हा साहब फोन लाइन पर है। अमन सिन्हा कोई जवाब देना चाहेंगे सुलेमान मोहम्मद साहब की जवाब? एक बात और पूरी कर लो, ना तो कोई वेव है, ना ही बनारस पे वो असरअंदाज होंगे। 32 में से 4 सीटें भाजपा पिछले चुनाव में रखती थी। अब पहले तो ये बताए कितना इंप्रूवमेंट वो कर सकते हैं या 4 से भी कम हो जाएंगे? हेलो अमन जी बोलिए। नहीं, मुझे पता नहीं बीच में क्या हुआ, क्योंकि ना ऑडियो आ रहा था ना वीडियो आ रहा था। जी जी। पर मैंने थोड़ा सा एक तो बात सुनी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला साहब कुछ कह रहे थे। मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि मैं जो आंकड़े दे रहा था वो असेंबली इलेक्शन रिजल्ट दिसंबर 2013 में जो हुए उसके आंकड़े दे रहा था। पता नहीं है क्या समझने लगे और क्या बोलने लगे। ये तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, मुझे नहीं पता कि क्यों इस तरह की बात कह रहे थे। दूसरे हमारे नहीं, आप मैं भी उसी का रेफरेंस दे रहा। मैं 80 नहीं तो उसमें मैं भी उसी का रेफरेंस 80% जब कहते हैं कि 70 में से 32 नहीं 70 में से 32। मैं 5 असेंबली का मेरे को बोला था, आपने सुना नहीं पूरा, इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, मैंने पूरा नहीं सुना, मैं बस थोड़ा। नहीं, मैं आपको 5 का जोड़ के बता रहा हूँ। मैं आपको 5 का जोड़ के बता रहा हूँ। आपने कहा कि 80% हाँ, नहीं, मैं आप 80% में एवरी 4 आउट ऑफ 5। हाँ, गिनिए। गिनने की जरूरत नहीं है, आप उसको अलग से भेज दीजिएगा। दूसरी बात, गिनाइए। जो हमारे कांग्रेस के मित्र नहीं गिनाइए, नहीं मैं चाहता हूँ आप गिनाइए पहले। आप गिनवाइए ना, मैं नहीं पहले गिनाइए। अमन सिन्हा साहब पहले गिनाइए। आप गिन लीजिए। नहीं, मैं गिना रहा हूँ ना, मैं आपको गिना रहा हूँ। हाँ, गिनाइए। आप 230 में से मध्य प्रदेश में 161 जीते, क्या ये अभी 4 सीट बनती है? आगे बढ़िए ना, राजस्थान पे आइए आप दिल्ली में 70 में से 32 जीते। 70 नहीं, मैं आता हूँ, एवरेज भी निकाल करिए ना। दिल्ली में 70 में से 32 जीते, ये क्या 80% है? आप राजस्थान में कर लीजिए। मैं गिना टोटल आप कागज पेन लिख लीजिए, टोटल कर लीजिए उसको। नहीं, आप करिए ना। राजस्थान के अलावा ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। इस समय आगे बढ़ने से पहले आपको दिखा देते हैं कि आज मतदान का प्रतिशत 5 बजे तक का जो आंकड़ा आया है 117 सीटों पर कहां से आया है। मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं कितना फीसदी मतदान रहा 5 बजे तक। राजस्थान में 57% वोटिंग हुई है, जो कि आज तरीके से कहा जा सकता है कि बहुत कम है। मुंबई में 43% केवल वोटिंग हुई, शाम 5 बजे तक का आंकड़ा है। अलवर में 61%, भरतपुर में आप देख सकते हैं 53% वोटिंग हुई है। दौसा में 58%, टोंक और सवाई माधोपुर में 50% वोटिंग हुई है। असम में 81%, असम में काफी अच्छी वोटिंग रही है। 59% हुई है मध्य प्रदेश में। चलिए अब चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अमन सिन्हा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले सुलेमान मोहम्मद साहब ने एक बड़ा बेहतरीन सवाल आपसे पूछा था, उसका जवाब मैं चाहूंगा कि बीएसपी के खाते में पिछले लोकसभा इलेक्शंस को देखा जाए तो 10 सीटें आती हैं, कांग्रेस के पास 10 सीटें हैं, 8 समाजवादी पार्टी के पास है, 4 आपके पास हैं। इससे बेहतर कर पाएंगे या 4 में से भी कम रह जाएंगी? क्योंकि काशी की सीट पर बड़ा सवाल उठा रहे हैं। अनुराग जी, वो लाइन कट जा रही है मेरी। क्या आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं या 6th फेज की बात कर रहे हैं? सिर्फ पूर्वांचल की।
देखिए, पूर्वांचल में भी हम लोग गेन करेंगे और आज 117 सीटों पे मतदान है अनुराग जी, जिसमें से हमारे पास 26 सीटें हैं। कम से कम भी वर्स्ट केस में हम लोगों का असेसमेंट है कि हम लोग अपनी टैली को कम से कम डबल करेंगे। कैसे डबल करेंगे? राजस्थान में केवल 57% मतदान हुआ है। वसुंधरा राजे की सरकार के बावजूद, मोदी लहर के बावजूद 5 बजे तक का यह आंकड़ा है। अनुराग जी, आपने देखा होगा कि पहले भी 5 फेज में जो मतदान हुआ उसमें एवरेज वोटिंग परसेंटेज कुछ जगह जहां पे कि ऑलरेडी सैचुरेटेड था, जैसे केरला छोड़ दें और ये छोड़ दें, तो बाकी स्टेट्स में कम से कम 10% के आसपास जो है एवरेज वोटर टर्नआउट बढ़ा है पिछले लोकसभा की बनिश पर। और लोग सेफोलॉजिस्ट भी कहते हैं, हमारे मित्र प्रभु चावला जी भी इस बात पे एग्री करेंगे कि 5% से ऊपर होने पे यूजुअली 80% वाली बात पे एग्री नहीं कर रहे, इस पर क्या करेंगे जी? 80% वाली बात पर वो प्रभु चावला जी ने आपको गणित समझा दिया। किसी भी बात पे नहीं एग्री कर सकते हैं। प्रभु चावला साहब बहुत बड़े पत्रकार हैं। मेरा लेकिन गणित समझा दिया उन्होंने, आप नहीं समझा पाए उनको 80% का गणित। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ आप जोड़ के देख लें, राजस्थान में कितनी सीटें आई हैं, आप जोड़ के देख लें, 80% से भी ऊपर है। एक मिनट राजस्थान में प्रभु 80% से ऊपर कैसे हो जाएगा? पूरी नहीं थी बात। आपने राजस्थान में 80%, हाँ नहीं मैं मान रहा हूँ उनका। राजस्थान के अलावा 80%, बाकी 590 सीटों पर चुनाव हुआ, 590 में से ये जीते 402। ये 80% तो मैंने कोई मतलब नहीं पड़ा कि 80% है। हर स्टेट में 80% है, एवरेज 80%। मैं गिना देता हूँ आपको, मैं गिन रहा हूँ। मैं 70 में से 32 दिल्ली में, बताइए कौन सा आंकड़ा गलत है मेरा? आप 590 में मिजोरम भी काउंट कर रहे हैं। हाँ, मिजोरम नहीं काउंट कर रहा। फिर आप पढ़ के आया करिए, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन, जरा पढ़ के आया करिए। नहीं मैं नहीं काउंट कर रहा भैया, आपको किसी का गिल्लो टोटल कराता हूँ। दिल्ली 70, तो आप देते रहिए। मैं आपको गिना रहा हूँ, आप बोलने क्यों नहीं देते मेरे को? नहीं बोलते नहीं, बोलने क्यों नहीं देते मेरे को? आप बोलने क्यों नहीं देते मेरे को? आपको जब मैं पूरा कर रहा हूँ। आपने जो अपनी बात बोली थी बोल ली, तो मैं कह रहा हूँ आपको टोटल, मैं टोटल कम हम लोग इस फेज में। सिन्हा साहब मेरे को बोलने दीजिए, टोटल पहले आप बीच में गलत बोल रहे हैं। आप मेरे को टोटल बोलने दीजिए पहले, मैं टोटल करने दीजिए पहले, उसके बाद आप बताइए अपना काम। तो 70 आपने यूपी में है। और दूसरी बात, मेरे को बोलने दीजिए कंप्लीट। आप शोर मचा करके जो आपका काम आजकल काम, हमारे कांग्रेस के मित्र जो ये बात कह रहे थे, मैं पहले बात करिए। नहीं मैं सुनिए, मैं पूरी, अनजान साहब इनको चुप कराइए, मैं पूरी बात करूंगा इनको। ठीक है अनजान साहब इनको चुप कराइए पहले, गलत बोल रहे हैं। अमन साहब, प्रभु जी को सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ, मैं पूरी बात करूंगा पहले। नहीं, बस एक मिनट लूंगा प्रभु चावला साहब। मैं आंकड़े गिनाऊंगा इनसे पहले इनको बोल, मेरे को आंकड़े बोलने दीजिए, फिर उसके बाद करिए आप मेरे को कह रहे हैं डिक्टेट करेंगे। नहीं, पहले मेरे को टोटल करने दीजिए, फिर आपसे जवाब लूंगा मैं। बोलिए, आप डिक्टेट करें। आपने कैसे कह दिया कि मिजोरम मैंने काउंट किया? आपने कैसे कह दिया मिजोरम मैंने काउंट किया? बात करते हैं, कैसे कह दिया आपने? नरेंद्र मोदी जी हमेशा डेवलपमेंट का एजेंडा रखते हैं। मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। आप प्रश्न नहीं रेज किया और हमारे कांग्रेस के मोदी के आप शाउट करने लगे हैं। आजकल आर्गूमेंट नहीं होता, आप बदल देते हैं। इसके मित्र ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी बात करे कम्युनिज्म। अनजान साहब इनको पहले एक बार इनको चुप कराइए, इनसे गलती करी है। ठीक, नहीं आपके कहने से। अमन सिन्हा साहब, प्रभु चावला जी को आप सुनना चाहते हैं? इस तरह की भाषा का उपयोग मत करिए। मैं टोटल कर रहा हूँ, आपके नहीं क्या मतलब? आप जब आपके सामने फैक्ट्स आते हैं आप भाग जाते, डाइवर्ट करते, यही आपकी प्रॉब्लम है आजकल। राजस्थान में 80%। मैं कह रहा हूँ टोटल आपने कहा सारे 80% आए हैं, आपने कैसे गलत कहा? नहीं, हाँ, बाकी स्टेट की बात करिए। आप 590 में से 402 सीटें लाए हैं, आप कहते मिजोरम को है, पर राजस्थान में 80% से ऊपर आए हैं और मध्य प्रदेश में हम लोग अलग स्टेट का हमला। आपने पहले क्यों कहा मिजोरम? आपने कैसे कह दिया मिजोरम मैंने इंक्लूड किया है? चलिए, आपने मिजोरम कैसे कह दिया? चलिए, प्रभु प्रत्यक्ष प्रमाण, आपकी गिनती किसने? प्रभु प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी साफ होने में अब कुछ ही दिनों का शेष बचा हुआ है, समय शेष बचा हुआ है। चर्चा के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं रहा मेरे पास, क्योंकि ना अमन सिन्हा प्रभु को सुनना चाहते थे, ना प्रभु अमन सिन्हा को सुनना चाहते थे। लेकिन वाकई ये देखने वाली बात होगी कि क्या काशी में अगर मोदी ने पैर जमाए हैं तो क्या पूर्वांचल में पैर पसार भी वो पाएंगे? ये खैर वक्त और वोटर दोनों मिलकर तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम सभी का बीच बहस में जुड़ने के लिए। इस वक्त राहुल रोड शो कर रहे हैं, आइए आपको सीधे वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। हजरतगंज के तस्वीरें आप देख रहे हैं, लखनऊ के हजरतगंज में राहुल का रोड शो।
देखिए राहुल, बिल्कुल जिस तरीके से अमेठी में अपना नामांकन जब करने गए थे और वहां पर उन्होंने जो रोड शो किया था उसी अंदाज में अपनी गाड़ी की छत पर बैठे हुए हैं और लोगों का वो अभिवादन ले रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हासन ने किया मतदान, लेकिन सलमान सोनाक्षी शूटिंग में मसरूफ। सुपरफास्ट 100 के प्रस्तुत करता है सीवीटेक स्पेसेस फॉर हैप्पीनेस। और आइए फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सुपरफास्ट 100 में मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। वाराणसी में नरेंद्र मोदी के नामांकन और रोड शो को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत कर दी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी के नामांकन और रोड शो में बड़ी स्क्रीन में उन इलाकों में भी उन्हें लाइव दिखाया गया जहां पर मतदान हो रहा था। छठे चरण की वोटिंग के दिन मोदी के रोड शो नामांकन को लाइव दिखाए जाने को कांग्रेस ने आचार संहिता का उल्लंघन बताया और चुनाव आयोग से मांग की गई कि नरेंद्र मोदी समेत वाराणसी में मौजूद रहे बीजेपी नेताओं पर केस दर्ज किया जाए। आज दोपहर में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने वाराणसी सीट के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। वाराणसी कचहरी में पर्चा दाखिल करते वक्त मोदी के साथ अमित शाह, मुख्तार अब्बास नकवी, रविशंकर प्रसाद मौजूद थे। शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्रा, बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय के पोते और पूर्व जस्टिस गिरधर मालवीय नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक बने। साथ ही बुनकर अशोक कुमार और मल्ला वीरभद्र निषाद को भी मोदी के प्रस्तावक के तौर पर वहां मौजूद रहे। मोदी ने कहा कि उन्हें गंगा मां ने काशी बुलाया है। मोदी ने यह भी बताया कि वाराणसी आकर उन्हें ऐसा लग रहा है मानो मां की गोद में वो आ गए हों। मां गंगा ने बुलाया है और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। बीजेपी महासचिव और यूपी के प्रभारी अमित शाह ने कहा कि पहले जो मोदी लहर थी वो नामांकन के बाद सुनामी में तब्दील हो गई है और अब यूपी में एसपी बीएसपी कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। अब तक यूपी में मोदी की लहर थी, भाजपा की लहर थी। ये लहर मोदी जी के नामांकन करने के साथ ही सुनामी में परिवर्तित हुई है। वहीं खुद मोदी ने ट्वीट करके कहा कि वाराणसी से लड़ने का अवसर देने के लिए मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों को बहुत बहुत आभार जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और देश भर में मेरा समर्थन कर रहे हैं। मोदी रोड शो करते हुए नामांकन करने निकले तो उनकी गाड़ी के आगे पीछे जनसैलाब चल रहा था। लोगों का अभिवादन कबूल करते हुए मोदी आगे बढ़ते गए और फिर नामांकन करने कचहरी पहुंचे। वाराणसी की सड़क पर जब मोदी का रोड शो निकला तो हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा काशी मोदी की आगवानी के लिए सड़क पर उतर आया हो। मोदी के रोड शो में भीड़ इस कदर थी कि ट्रैफिक भी जाम हो गया। वाराणसी में अंधरा पुल के पास जब मोदी का काफिला गुजरा तो आगे पीछे बाएं दाएं सब जगह बस जाम ही जाम था। मोदी रोड शो पर निकले तो चारों तरफ मोदी मोदी और नमो नमो के नारे गूंज रहे थे। लोग छतों पर खड़े थे और नमो नमो के नारे लगा रहे थे। मोदी इन लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे की ओर बढ़ते गए। जिस गाड़ी में मोदी का शो था, जिस गाड़ी में मोदी रोड शो कर रहे थे, उसमें मोदी के खास सिपह सालार और यूपी के प्रभारी अमित शाह भी मौजूद थे। साथ ही यूपी प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मोदी के साथ गाड़ी में सवार थे। इससे पहले मोदी ने काशी विद्यापीठ में सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पटेल के माल्यार्पण कर मोदी ने यहां पर उमड़ी भीड़ का अभिवादन किया और लोगों को झुक झुक कर प्रणाम करते हुए नजर आए। वाराणसी में मोदी सबसे पहले बीएचयू पहुंचे थे। उन्होंने यहां बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इस दौरान मालवीय के पोते और मोदी के प्रस्तावक गिरधर मालवीय भी मौजूद थे। बीएचयू में मोदी जब लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे तो उनके सामने सुरक्षाकर्मी आ गए। मोदी ने गार्ड को अपने सामने से हटाया ताकि लोग उन्हें देख सकें और वो भी जनता का अभिवादन कर सकें। बीएचयू में मोदी की अगवानी के लिए भारी तादाद में मुस्लिम समर्थक भी पहुंचे। बीएचयू के मेन गेट के सामने ये लोग हाथों में मोदी का कटआउट लेकर लहरा रहे थे। काशी विद्यापीठ के आसपास के घरों में मोदी को देखने वालों का हुजूम उमड़ा हुआ था। कई लोग तो पास के पेड़ों पर भी चढ़ गए थे। मोदी की एक झलक के लिए लोग छतों और बालकनी में खड़े थे। काशी विद्यापीठ में गायकों की टोली भी आई थी और गायक मोदी के लिए तरह तरह के गाने गा रहे थे। कमल का दबे वोट कमल पर पड़े, बटन कमल का दबे वोट कमल पर पड़े, बने भाजपा
बने भाजपा सरकार रे। काशी विद्यापीठ में गायकों की टोली गाने गा कर मोदी समर्थकों का हौसला बढ़ा रही थी। मुक्त हो भारत, मोदी की सरकार चाहिए, कहते लक्ष्य के साथ। काशी के कुरुक्षेत्र में मुख्य मुकाबला 3 चेहरों के बीच है। यहां नरेंद्र मोदी को आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल चुनौती दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने यहां से अजय राय को मैदान में उतारा है। वाराणसी से मौजूदा सांसद और अब कानपुर से किस्मत आजमा रहे बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर जीत की शुभकामना दे दी है। उन्होंने लिखा कि वो 12 मई को वोट देने वाराणसी आएंगे। इलाहाबाद में मोदी समर्थकों ने उन्हें पीएम बनाने के लिए गंगा किनारे हवन का आयोजन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संगम तट पर बने बड़े हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर मोदी की जीत की प्रार्थना की। वाराणसी में मोदी ने मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर पुष्प अर्पण किए, तो इसके विरोध में समाजवादी पार्टी ने मूर्ति का शुद्धिकरण करवा दिया। एसपी कार्यकर्ताओं ने 51 लीटर दूध और गंगा जल से प्रतिमा का शुद्धिकरण कर मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। मालवीय जी की मूर्ति दूध से धोने पर बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के हाथ खून से रंगे हैं वो मूर्ति को शुद्ध क्या करेंगे। रविशंकर ने कहा कि नामांकन में उमड़ी लाखों की भीड़ किराए की नहीं थी। वहीं दूसरी ओर वाराणसी में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 80 घाट पर मौन साधना की। सोमनाथ भारती पर बुधवार को हुए हमले के विरोध में केजरीवाल साधना पर बैठ गए। केजरीवाल ने गंगा से काशी की संस्कृति को बचाने के लिए प्रार्थना भी की। इससे पहले सोमनाथ भारती पर हुए हमले के लिए केजरीवाल ने बीजेपी को जिम्मेदार बताया। केजरीवाल ने कहा कि हमले की घटना दिखाती है कि काशी में हमें मिल रहे समर्थन से बीजेपी किस कदर हताश है। दरअसल कल वाराणसी में आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती पर एक टीवी शो के दौरान कुछ लोगों ने हमला बोल दिया था और सोमनाथ भारती की जमकर पिटाई कर दी गई थी। उनकी कार पर भी हमला किया गया और शीशे चकनाचूर कर दिए गए। टीवी शो के दौरान बहस के बीच में एकाएक कई लोग सोमनाथ भारती पर टूट पड़े। उनके बीच बचाव में आए लोगों से हाथापाई भी की गई। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज वोटिंग हुई। 12 राज्यों की 117 संसदीय सीटों के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई। 3 और चरण की वोटिंग अभी होनी बाकी है। यूपी की 12 सीटों पर शाम 5 बजे तक करीब 56% मतदान रिकॉर्ड किया गया। मुंबई में 43%, वहीं मध्य प्रदेश में 59% वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई है, यहां 81% वोट डाले गए। असम में 71% वोटिंग हुई। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गुवाहाटी में पत्नी गुरशरण कौर के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान जब मीडिया ने देश में मोदी की लहर के बाबत उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये लहर सिर्फ मीडिया में है, देश में नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बुधनी के अपने पैतृक गांव जैत में पत्नी साधना सिंह के साथ उन्होंने वोट डाला। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जयललिता ने चेन्नई में अपना वोट डाला। यूपी के सैफई में यादव फैमिली ने मतदान किया। यहां एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, एसपी महासचिव रामगोपाल यादव और उनके बेटे अक्षय यादव समेत कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने अपना वोट डाला। वहीं सैफई में ही यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भी मतदान किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि यूपी में कोई मोदी की लहर नहीं है। डिंपल यादव कन्नौज से चुनाव लड़ रही हैं। राजस्थान के अलवर में कांग्रेस उम्मीदवार और केंद्रीय खेल मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई में मतदान किया। वो अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे। उधर मुंबई में महाजन फैमिली ने भी मतदान किया। बीजेपी नेता रहे प्रमोद महाजन की पत्नी बेटी पूनम महाजन और बेटा राहुल महाजन ने भी अपने अपने मत का प्रयोग किया। पूनम महाजन मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव लड़ रही हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अपना वोट डाला। उन्होंने मुंबई में मतदान किया। अभिनेत्री और राष्ट्रीय आम पार्टी से चुनाव लड़ रही राखी सावंत ने भी वोट डाला। तमिलनाडु में वरिष्ठ नेताओं ने भी वोट डाले। शिवगंगा में केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तिरुनेवेलुई में एमडीएम के चीफ वाइको ने वोट डाला, तो वहीं चेन्नई में कनिमोझी ने मतदान किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन ने बोकारो में वोट डाला। वो दुमका से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मथुरा में जयंत चौधरी ने पत्नी के साथ मतदान किया। मुंबई में बच्चन परिवार ने एक साथ मतदान किया। अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी जया बच्चन, बेटे अभिषेक और बहू ऐश्वर्या के साथ वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचे।
बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने मुंबई के बांद्रा में अपना वोट डाला। वो अपनी पत्नी किरण राव के साथ वोट डालने पहुंचे। Me coming out to vote is my duty as an Indian. All the very best, guys. All the very best. मुंबई में फिल्म स्टार शाहरुख खान ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। शाहरुख जब मतदान केंद्र पर पहुंचे तो वहां पर मौजूद लोग हैरान रह गए और उनसे आगे बढ़कर हाथ मिलाया। मुंबई में फिल्मी कलाकारों ने वोट देने में खूब उत्साह दिखाया। रणबीर कपूर, फरहान अख्तर और टाइगर श्रॉफ ने अपने अपने इलाके में बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी देओल ने भी लोकसभा चुनाव के लिए मतदान किया। दोनों ने मुंबई में वोट डाला। फिल्म कलाकार और अहमदाबाद ईस्ट से बीजेपी प्रत्याशी परेश रावल ने मुंबई में मतदान किया। इसके अलावा मुंबई में ही प्रेम चोपड़ा और सुरेश ओबेरॉय ने भी मताधिकार का प्रयोग किया। मशहूर गीतकार गुलजार साहब ने मुंबई में मतदान किया। साथ ही गीतकार प्रसून जोशी ने भी अपना वोट डाला। इसके अलावा कैलाश खेर भी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। मुंबई में फिल्म अभिनेत्रियों ने भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। प्रीति जिंटा, विद्या बालन और सोनम कपूर ने पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाला। गुजरे जमाने की अभिनेत्रियां भी मतदान में पीछे नहीं रहीं। मुंबई में रेखा ने अपना वोट डाला तो वहीं वहीदा रहमान भी पोलिंग बूथ पर पहुंची और अपना वोट डाला। मुंबई में संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त ने भी मतदान किया। इस मौके पर मान्यता दत्त ने कहा कि वो संजय दत्त को मिस कर रही हैं। तमिलनाडु में भी फिल्म स्टार्स ने मतदान में हिस्सा लिया। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत के अलावा जाने माने अभिनेता कमल हासन और साउथ की अभिनेत्री खुशबू ने चेन्नई में मतदान किया। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपनी जीत के सवाल पर कहा कि उन्होंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। भारत रत्न मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपने जन्मदिन के मौके पर मतदान किया। मुंबई में सचिन अपनी पत्नी अंजलि के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे और सचिन ने खुद लोगों से घर से बाहर निकलकर वोट डालने की अपील भी की। जाने माने उद्योगपति अनिल अंबानी ने भी लोकसभा चुनाव के लिए मतदान किया। उन्होंने मुंबई के कफ परेड इलाके में पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। बीसीसीआई चीफ रहे एन श्रीनिवासन ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में अपना वोट डाला। राजस्थान के दौसा में फर्जी मतदान रोकने से भड़के लोगों ने जमकर हंगामा किया। पोलिंग बूथ के बाहर पुलिस के साथ झड़प के बाद इन लोगों ने पुलिस की एक गाड़ी में आग लगा दी। वहीं मुंबई के कुछ जगहों पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी भी सामने आई। वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने से एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख वोट नहीं डाल पाए। इससे पहले दीपक पारेख का हर बार परेड रोड इलाके में मतदान करते थे। कानपुर में एक पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन खराब होने से मतदान 2 घंटे तक रुका रहा। कई लोग बिना वोट डाले घर लौट गए। एमपी के अलीराजपुर में कांग्रेस ने बीजेपी पर एक बूथ पर नकली ईवीएम मशीन दिखाकर वोटरों को प्रभावित करने का आरोप लगाया। इस दौरान काफी देर तक वोटिंग रुकी रही। मौके पर चुनाव अधिकारी के पहुंचने पर मामला शांत हुआ। सुपरफास्ट 100 में अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्या गिरफ्तारी से डर गए हैं गिरिराज। कहां एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा चले और दुनिया की सबसे ऊंची छलांग देखी है क्या। को बुलावा आया है। गंगा मैया ने बुलाया है। ये तो माँ गंगा ने बुलाया है। वडोदरा से आया बनारसी बाबू। देखिए शाम 6:28 पर। जो मेरी काबिलियत और रोजगार की दूरी को कम करता है, मेरा वोट उसी को। मेरा वोट कांग्रेस को। दीदी, कमलाबाई ने आज मटर पनीर बनाया है। हाँ, बस खा ही रहा था दीदी। और ये कीचड़ भरे जूते बाहर क्यों नहीं उतारे दीदी? झूठ बोलता है, मटर पनीर बाहर नहीं यहाँ है। फॉर्चून रिफाइंड ऑयल, इतना लाइट, इतना टेस्टी कि दिल कहे अब बस टूट पड़ो। पिज्जा नहीं खाना। The most incredible Android camera smartphone.